बच्चों, आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में आपको दो प्रकार बताया गया। पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रियाएं और दूसरा प्रकार था वियोजन अभिक्रियाएं। आज हम तीसरे प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनेक ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई सक्रिय तत्व किसी निष्क्रिय तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यदि हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें, लोहे की कील को Fe, लोहे का सूत्र होता है Fe और कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। इन दोनों की अभिक्रिया से हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो FeSO4 प्लस Cu के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ आयरन एक बहुत सक्रिय तत्व है जबकि कॉपर एक निष्क्रिय तत्व है, तो आयरन कॉपर को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है और स्वयं अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो रंग था वो प्रारंभ में तो नीला था, लेकिन बाद में अभिक्रिया के पश्चात ये हरे रंग के विलयन में बदल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम रंग परिवर्तन द्वारा विस्थापन अभिक्रिया दिखा सकते हैं, प्रयोगों द्वारा यह दिखाया जा सकता है। दूसरी अभिक्रिया, अगर कोई सक्रिय तत्व जैसे जिंक है, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ भी एक सक्रिय तत्व जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर जैसे निष्क्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। प्रकृति में अनेक ऐसे तत्व हैं जो अत्यंत निष्क्रिय है। जैसे गोल्ड है Au, दूसरा सिल्वर है Ag, तीसरा प्लेटिनम है Pt, चौथा कॉपर, पांचवा मरकरी Hg। ये कुछ बहुत ही निष्क्रिय प्रकार के तत्व हैं और यदि ये तत्व सक्रिय तत्वों, इन तत्वों के यौगिक से किसी सक्रिय तत्व की अभिक्रिया होती है तो इन तत्वों को उन यौगिकों में से विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात जो अगली अभिक्रिया है वो चौथे प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम यहीं पर परिवर्तन कर देंगे, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रकार के रासायनिक यौगिकों की अभिक्रिया होती है और उनके आयनों का पारस्परिक विस्थापन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के आयनों का, जैसे सल्फेट और क्लोराइड आयनों का पारस्परिक विनिमय हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः इस अभिक्रिया को रंग परिवर्तन के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का उदाहरण है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड
2Ki इज इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3। यहाँ पर भी रंग परिवर्तन द्वारा जब ये दो रंगहीन यौगिकों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो अत्यंत पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों अभिक्रियाओं में हम रंग परिवर्तन के द्वारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। अगली जो अभिक्रिया है 5वें प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अनेक ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है या हाइड्रोजन का लोप होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके विपरीत अनेक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का लोप होता है जबकि हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको पुनः सुनिए। जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है अथवा हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जबकि यदि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे CO2 का निर्माण यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो कार्बन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके और CO2 का निर्माण किया जाता है। इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण, चूंकि कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में होता है। जब हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग किया गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर पहली जो अभिक्रिया थी इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में और यहाँ दूसरी अभिक्रिया में ZnO का अपचयन जिंक में हो रहा है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया 2Cu, कॉपर की अभिक्रिया यदि हम ऑक्सीजन से कराएं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करें, कॉपर धातु होती है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होता है 2CuO। इस अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण अर्थात कॉपर से ऑक्सीजन का योग होता है। यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। पुनः यदि हम जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है CuO, इसकी अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोजन से करा दें, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन का त्याग होता है और Cu प्लस H2O का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर धातु में हो जाता है। तो हम इन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में यह देखते हैं कि कुछ जैसे ये कार्बन का ऑक्सीकरण, जिंक ऑक्साइड का अपचयन, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, इन अभिक्रियाओं में हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगला आपके पाठ्यक्रम में दो टॉपिक अलग से रखे गए हैं। एक टॉपिक है संक्षारण और दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। संक्षारण इंग्लिश में कोरोजन, CORROSION। अनेक सक्रिय धातुएं
वायु, जल अथवा रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती हैं, क्षय हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में धातुओं की हानि होती है, नुकसान होता है। जैसे आयरन के ऊपर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट RUST, रस्ट का अर्थ होता है जंग। तो लोहे पर रस्ट लगना या जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया में आयरन का ऑक्सीकरण होता है और Fe2O3 XH2O। यहाँ पर X जो है ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर अधिशोषित H2O के अणुओं की संख्या होती है। तो ये जंग का सूत्र है। आप जानते हैं कि लोहे के ऊपर लाल या भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जंग के रूप में और धीरे धीरे आयरन नष्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो लोहे का क्षय होता है, इससे बचने हेतु 2-3 उपाय किए जा सकते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं के ऊपर हम पेंट कर दें, पेंट की परत चढ़ा दें, या उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, ग्रीसिंग कर दें, या कभी कभी दूसरे प्रकार की धातु जो कम सक्रिय धातु है उसकी परत चढ़ा देते हैं। जैसे लोहे के ऊपर कभी कभी जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। दूसरा जो उपाय है इससे बचने के लिए एसन, टिन, लोहे की टिनिंग करते हैं। लोहे के ऊपर टिन की पॉलिश कर दी जाती है। या तीसरा, कभी कभी निकल की निकल की पॉलिश की जाती है। जैसे आप देखते होंगे साइकिल का हैंडल प्रायः देखा जाता है बहुत चमकदार होता है, वह लोहे का बना होता है और उसके ऊपर निकल की पॉलिश होती है जो चमकदार होती है और उसको क्षय से या संक्षारण से बचाती है। तो संक्षारण से बचने हेतु ये कुछ उपाय गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग अथवा निकल की पॉलिश की जा सकती है। दूसरे उपाय में पेंट करके या ग्रीस का एक आवरण लगा करके उसे हम बचा सकते हैं। अंतिम जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता इंग्लिश में कहेंगे रैनसिडिटी। वसा या तेल यदि हम खुले में छोड़ दें तो वायु, जल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है और उसमें वह दुर्गंध युक्त हो जाता है। इस घटना को प्राकृतिक घटना जो है इसको रैनसिडिटी कहते हैं या विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत से कंपनियों द्वारा जो चिप्स बनाए जाते हैं आप देखते होंगे उसमें हवा भरी होती है, पैकेट में हवा भरी होती है। तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है। उसमें से पैकेट में से ऑक्सीजन गैस को विस्थापित करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देने पर ऑक्सीजन के अभाव में विकृत गंधिता नहीं हो पाती और वह अधिक समय तक पैकेट रखा जा सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। और दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता से बचने के लिए मक्खन में एक प्रकार का एसिड उत्पन्न हो जाता है विकृत गंधिता के ही कारण। आप सुनते होंगे या मक्खन खाते समय आपको पता होगा कि उसमें खट्टापन आने पर वह खराब हो जाता है। तो मक्खन के खट्टापन का कारण क्या है और मक्खन खट्टा हो क्यों जाता है, ये दो बातें हैं। मक्खन के खट्टा होने का कारण उसका वायु से क्रिया करना है, रैनसिडिटी, और मक्खन में जो एसिड बनता है वो ब्यूटारिक एसिड होता है, ब्यूटायरिक एसिड।
ब्यूटारिक एसिड बनने के कारण मक्खन में खट्टापन आ जाता है। तो इससे बचने हेतु जो विभिन्न फैक्ट्रियों में जो मक्खन की पैकिंग की जाती है उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ के रूप में प्रायः जैसे कुछ विटामिन्स हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल या ल्यूटिन, लाइकोपीन, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विकृत गंधिता को दूर करने में उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसे पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। धन्यवाद। आज का ये जो पीरियड था इसमें ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको लिखित नोट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप ये मेरे जो तीनों वीडियो हैं इसे देखें और जो नोट्स लिखित मैं उपलब्ध कराऊंगा उसको अपने कॉपी में लिखें। मैं उसे समय समय पर चेक करता रहूँगा।